जय हिंद सभी को। चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब आपका केमिस्ट्री की जो क्लासें बची हुई हैं वो केमिस्ट्री की बहुत थोड़ी क्लासें बची हुई हैं। केमिस्ट्री लगभग आपका ख़त्म हो जाएगा। तो अब फिजिक्स आपका एक बड़ा सब्जेक्ट है, तो पहले फिजिक्स की क्लासों को आगे निकालते हैं। इसके बाद आपको केमिस्ट्री के वीडियो भी यानी केमिस्ट्री की क्लासें भी प्रोवाइड कराएंगे। वो भी लगातार करके केमिस्ट्री को भी ख़त्म करेंगे। तो अब आपका लगातार फिजिक्स की क्लास चलती रहेगी। तो चलिए फिजिक्स की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि फिजिक्स का सिलेबस काफ़ी बड़ा सिलेबस। फिजिक्स में हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे प्रकाश, यानी कि लाइट। लाइट में हम लोग परावर्तन और अपवर्तन पढ़ चुके थे, जिसमें लास्ट टर्न हम लोग अपवर्तन के बारे में पढ़ रहे थे। परावर्तन आपका कंप्लीट हो गया था। अपवर्तन में हम लोगों ने कई चीज़ें पढ़ ली थी, जिसमें लास्ट टर्न हम लोग पढ़ रहे थे आपका साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक से इक्वल किया था। तो ये लास्ट टर्न हम लोगों का शायद यहीं पर चल रहा था। अब इसके आगे बढ़ते हैं, जिसके बारे में हमने बताया था। ये स्नेल का नियम है, इसे स्नेल के नियम के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, यहाँ पर अपवर्तन से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अपवर्तन के दैनिक जीवन में प्रयोग, यानी अपवर्तन के दैनिक जीवन में क्या प्रयोग हैं, इसके संबंध में हम लोग पढ़ रहे थे। तो अपवर्तन के दैनिक जीवन के प्रयोग में आप सबको दिख रहा है, तो अपवर्तन के दैनिक जीवन में प्रयोग से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि पानी में पड़ी कोई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है। मुड़ी हुई दिखना, ये किसका उदाहरण है? या पानी में पड़ी हुई छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, यह किसका उदाहरण है? तो यह प्रकाश की कौन सी घटना है? यह प्रकाश की अपवर्तन की घटना है। जैसे इसी में दूसरा दूसरा है पानी भरी बाल्टी में गहराई कम लगना। जैसे आप लोग देखते हो ना कि कोई बाल्टी पानी भरी हुई है, तो वो गहराई आपको उतनी नहीं लगती जितनी उसकी वास्तविक गहराई, वो अपनी वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है। तो ये प्रकाश की कौन सी घटना होती है? तो ये प्रकाश की अपवर्तन की घटना है। इसके बाद जैसे तीसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि आपको तारे या तारों का टिमटिमाना, ये प्रकाश की कौन सी घटना है? तो तारे प्रकाश की कौन सी घटना के कारण टिमटिमाते हैं? अब यहाँ पर प्रकाश की एक घटना और भी आती है, जिसे हम लोग प्रकीर्णन के नाम से जानते हैं, यानी जिसमें प्रकाश आपका फैल जाता है। अब देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, क्योंकि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। देखिए, जैसे मान लें ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर आपका वायुमंडल है, जैसे क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। तो जब भी ये मान लीजिए सूर्य है, अब सूर्य विभिन्न परतों से होकर के इसका प्रकाश आपकी पृथ्वी तक आ रहा है। जैसे ही ये प्रकाश आपके वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वायुमंडल में जब ये प्रवेश करेगा, तो यहाँ पर प्रकाश अलग अलग रंगों में, यहाँ पर गैस, धूल कण आदि के कारण अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। अब अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है, लेकिन प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका है? तो प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है बैंगनी रंग का। इसलिए जब भी कभी आप पृथ्वी से ऊपर आकाश की ओर देखेंगे, तो आपको बैंगनी रंग का ही प्रकीर्णन दिखाई देगा, जिसके कारण आपको आकाश का रंग नीला दिखाई देगा।
ये घटना सिर्फ पृथ्वी से ही दिखाई देगी क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल उपस्थित है। अगर ये घटना चंद्रमा से देखी जाए तो चंद्रमा पर आपको जो वायुमंडल होगा, ये वायुमंडल चंद्रमा पर तो है नहीं। अब चंद्रमा पर है नहीं, इसका मतलब यहाँ पर जो स्कैटरिंग होगी यानी प्रकाश का प्रकीर्णन होगा वो नहीं होगा। और न होने के कारण जब यहाँ से आप पृथ्वी की ओर देखेंगे या चंद्रमा से पृथ्वी की तरफ देखेंगे तो यहाँ से आपको ये प्रकीर्णन नहीं दिखाई देने वाला। या किसी अन्य जगह पर जाएंगे तो वहां पर भी, किसी अन्य ग्रह पर जाएंगे तो वहां पर भी वायुमंडल नहीं मिलेगा। अब वायुमंडल नहीं मिलेगा मतलब प्रकीर्णन भी नहीं होगा। प्रकीर्णन नहीं होगा मतलब वहां से अगर आप पृथ्वी की ओर देखेंगे तो वहां से आपको आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, तो वहां से आपको आकाश का रंग, क्योंकि वायुमंडल होता नहीं, तो जैसे ही आप आकाश की ओर देखेंगे तो वहां से आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी से आकाश की ओर देखे जाने पर उसका रंग नीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों, तो ये घटना प्रकीर्णन होती है। या ऑप्शन अपवर्तन न दिया गया हो तो प्रकीर्णन लगेगा अगर तारों के टिमटिमाने की बात भी करी जाए, क्योंकि वहां पर भी प्रकीर्णन के कारण धूल कणों में गति होती है जिसके कारण आपके जो आकाश का रंग, जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि यहाँ पर मूल रूप से घटना अपवर्तन की होती है क्योंकि प्रकाश की जो दिशा है यानी जो किरण का पथ है वो अपने मार्ग से भटकता है, इसलिए तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। यह पूछा जाए पृथ्वी से आकाश का रंग तो नीला दिखाई देगा, किसी अन्य स्थान से देखेंगे तो आकाश का रंग काला दिखाई देगा। इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद जैसे आपसे पूछा जाए कि पानी में पड़ा हुआ सिक्का, पानी में पड़ा सिक्का कुछ ऊपर दिखता है या ऊपर की ओर दिखना, ये कौन सी घटना है, तो पानी में पड़ा सिक्का ऊपर की ओर दिखाई देना ये प्रकाश की कौन सी घटना है, तो ये भी प्रकाश की अपवर्तन की घटना है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। यहाँ तक सबको दिख रहा है। तो ये हम लोगों ने अपवर्तन से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे इनको कंप्लीट किया। अब आगे देखते हैं प्रकाश की तीसरी घटना। और प्रकाश की तीसरी घटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसमें अगर डेफिनेशन वाइज बात करें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में होगा क्या, देखिए सबसे पहली चीज हमने आपको बताई थी, जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपवर्तन के कारण अपवर्तित किरण जो होती है वो अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब विरल से सघन में आती है तो पास आ जाती है। तो जब वो दूर हट जाती है तो इसमें जो आपतन कोण होता है, जैसे हमने आपको बताया था कि ये माध्यम अगर आपका सघन है और ये माध्यम आपका विरल, तो किरण आएगी इस तरीके से। अब विरल माध्यम है तो इसको जाना किधर चाहिए था, इधर, लेकिन ये हट जाएगी, अविलंब से दूर हट जाएगी। तो जो आपका आपतन कोण का मान है, यानी ये कोण कौन सा होगा, ये आपतित किरण है इसलिए ये क्या होगा, आपतन, और ये कोण कौन सा होगा, तो ये आपका परावर्तन कोण होगा। यहाँ पर आप देखोगे क्या कि जो आपके आपतन कोण का मान है वो बढ़ाते, जैसे जैसे मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे विरल माध्यम में, यानी इसका मान अगर हम लोग बढ़ाते जाएं,
जैसे मान लीजिए अभी इसका मान थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 45 है। अब इसका मान अगर हम लोग और बढ़ाते जाएं, या यहाँ पर ये 90 है तो 90 में 45 जोड़ के कुछ भी मान लीजिए, अब मान लीजिए ये 30 था, अब इसको अगर हम 45 बढ़ा दें, यानी यहाँ पर 45 कर दें, तो ये अभी सपोज करिए यहाँ पर था, अब ये क्या होगा, ये परावर्तन कोण का मान और आगे बढ़ जाएगा, यानी ये अभिलंब से दूर हटता चला जाएगा। हटेगा कि नहीं हटेगा, पहली बात तो दूर हटती जाती है, यानी आपतन कोण का मान अगर हम बढ़ाएं तो परावर्तन कोण के मान में भी वृद्धि होती जाती है, या ये कह सकते हैं कि जो परावर्तित किरण है वो अभिलंब से लगातार दूर हटती जाती है। तो जब दूर हटती जाती है और यहाँ पर एक निश्चित आपतन कोण के लिए जब उसका मान 90 अंश हो जाता है, तो इस आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण के नाम से जाना जाता है। यानी जब आपतन कोण का मान जब आपतन कोण का मान या इसको दूसरी तरीके से अगर आप लिखो तो ये भी लिख सकते हो, जब एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, तो इसे ही क्रांतिक कोण कहा जाता है। तो इसे ही क्या कहा जाएगा, तो इसे ही क्रांतिक कोण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से आपका जो एक निश्चित आपतन कोण है, यहाँ से कोई एक निश्चित आपतन कोण लिया और यहाँ से जो आपतन कोण के लिए एक निश्चित मान इसका 90 अंश बन गया, या मान लीजिए ये अभिलंब से दूर हटती जाएगी, इसके बाद ये है कि सीधी रेखा में आ जाएगी, यानी ये मान कितना हो जाए, इससे मिला करके ये मान यहाँ से इसको दूर हटाते जाएं और ये दोनों के बीच में जो एंगल बने वो कितना बन जाए, 90 अंश का बन जाए। जब ये कोण 90 अंश का बन जाएगा तभी इस कोण का मान क्या बन जाएगा, इसे हम क्रांतिक कोण के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से बात ये आती है कि जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाएगा तो किरण कोण के अभिलंब से दूर हट जाएगी, और दूर हटते हटते यानी एक सीधी रेखा में या इसे 90 अंश के कोण पे आ जाएगी। तो यहाँ पर होगा क्या, तो क्रांतिक कोण और थोड़ा बढ़ा दें तो जो अपवर्तित किरण है, यानी इसको अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, यहाँ से और ऊपर बढ़ा दें, तो जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, यानी सघन से आई और सघन में ही वापस लौट गई। तो जब ये यहाँ से वापस जाएगी तो ये फिर से उसी माध्यम में जाएगी, और अगर यहाँ से कोई फिर से अपारदर्शक या कोई अन्य वस्तु है तो ये इसी के भीतर इस तरीके से टकराती रहेगी और ये जो कोण है ये 90 अंश हो गया। अब किरण बार बार टकराती जा रही तो उसी माध्यम में ये बार बार लौटेगी, और जब ये किरण क्रांतिक कोण के कारण इस क्रांतिक कोण से जब मान को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाता है और जब किरण जिस माध्यम से आए और उसी माध्यम में लौट जाए और टकरा करके उसी माध्यम में बार बार घूमती रहे, तो ये घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। ये बात आपको दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठा लेनी है। परावर्तन में क्या था, परावर्तन में यहाँ पर यानी माध्यम सघन और विरल नहीं थे, वहां पर एक ही माध्यम था और वो माध्यम था विरल माध्यम से आई, समतल पर टकराई और उसी माध्यम में वापस लौट गई। लेकिन परावर्तन में क्या होगा, सघन और विरल दो माध्यम होंगे, आएगा टकराएगा और टकराने के बाद आगे की ओर जाएगी, लेकिन जैसे ही हम इसका मान क्रांतिक कोण से ऊपर ले जाएंगे ये उसी माध्यम में वापस, यानी सघन से आई तो सघन में ही
लौट जाएगी। तो ये आपकी घटना क्या कहलाएगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी इसे हम ये भी कह सकते हैं कि 100% या 100% प्रकाश परावर्तन, 100% प्रकाश परावर्तन ही आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। अब यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे यहां से आपसे क्रांतिक कोण कुछ पूछे जाते हैं। अब ये क्रांतिक कोण कौन से पूछे जाएंगे? जैसे मान लीजिए सबसे ज्यादा आपका हीरे का क्रांतिक कोण पूछा जाता है। हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है? तो हीरे का क्रांतिक कोण होता है 24.48 डिग्री। इसके बाद 24.48 डिग्री। इसके बाद जैसे आपसे पूछ लिया जाए क्राउन कांच, क्राउन कांच, क्राउन कांच, तो क्राउन कांच का कितना होगा? 41.1 डिग्री। इसके बाद एक कांच है फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच में कितना डिग्री होगा? तो फ्लिंट कांच में होता है आपका 37.4 डिग्री। इसके बाद जैसे यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए शीशे में, नॉर्मल शीशा पूछ लिया जाए, तो नॉर्मल आपका शीशे में क्रांतिक कोण का मान होता है 42 डिग्री। 42 डिग्री। तो ये कुछ आप लोग नोट कर लीजिएगा। हाँ, एक पानी का और नोट कर लीजिएगा। पानी, पानी का क्रांतिक कोण कितना होता है? ये आपके क्रांतिक कोण है। पानी का क्रांतिक कोण होता है 48.5 डिग्री। तो इनको नोट भी कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन निकाल रहे थे आपके लिए जो लिख करके अलग किए थे। अब इसमें घटना से क्या क्वेश्चन बनता है? जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है हीरे का चमकना। हीरे का चमकना, ये प्रकाश की कौन सी घटना है? तो ये आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। जैसे दूसरा पूछ लिया जाए कि पानी में हवा भरे बुलबुले में कौन सी घटना है?
तो वो भी आपकी कौन सी है, पूर्णांतरिक परावर्तन, इसी कारण वो चमकने लगता है। इसके बाद जैसे आप देखते हैं गर्मियों में मृग मारीचिका का बनना, ये कौन सी घटना है, तो ये भी आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। इसके बाद जैसे आपसे पूछ लिया जाता है ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, इसमें कौन सी घटना है, तो इसमें भी आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। ऑप्टिकल फाइबर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कई बार ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इस तरीके का इसका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। इसी में जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी भरे बीकर में डूबी हुई परख नली, पानी भरे बीकर में डूबी हुई परख नली का चांदी की भांति चमकना, ये कौन सी घटना है, तो ये भी आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। इसके बाद जैसे आपसे एक क्वेश्चन बनता है एंडोस्कोपी, चिकित्सा जगत में प्रयोग होती है, एंडोस्कोपी में कौन सी घटना है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से परीक्षा में मिलेगा, नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया। चलिए अब हम लोग इम्पॉर्टेंट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ते हैं। इमेज, इमेज कितनी तरह की होती है, इमेज के बाद फिर आपको इमेज बेहतर तरीके से अब लगातार हम लोगों को समझ में आने वाला है। देखिए सबसे पहली चीज, अगर इमेज की बात करी जाए, प्रतिबिंब की, इमेज है क्या या कितने तरह की होती है, या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, तो मोस्टली जब भी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो प्रतिबिंब होगा ये, इसी को हम लोग इंग्लिश में इमेज भी बोलते हैं। प्रतिबिंब ये है क्या, या इमेज किसे कहा जाता है? देखिए इसमें है क्या, जब किसी वस्तु को प्रतिबिंब के सामने रखा जाता है और प्रतिबिंब के सामने रखने पर जब वह वस्तु में थोड़ी सी गति हुई तो वो वस्तु हमें चलती हुई उस प्रतिबिंब में चलती हुई दिखाई देने लग जाए, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को प्रतिबिंब कहा जाता है। नोट करिएगा जरा इसका एक डेफिनेशन। जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने
रखते हैं, दर्पण के सामने रखते हैं, तो वस्तु के चलने वाली प्रकाश किरणें, तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण तल से परावर्तित होकर, दर्पण तल से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती, इसे ही प्रतिबिंब, यानी जो आकृति हमारे आंखों पर बनेगी इसे ही हम प्रतिबिंब या इमेज कहते हैं, जिससे हमें वो वस्तु की आकृति दिखाई देती है। अब इसके लिए क्या होगा, वस्तु की आकृति हमें दिखाई देने लग जाएगी। अब प्रतिबिंब हो कितने तरह के सकते हैं, तो आप कहोगे कि प्रतिबिंब दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो वो प्रतिबिंब होगा जो वास्तविक होगा, यानी जो आपकी आंखों पर सीधे इमेज बना रहा होगा, और एक प्रतिबिंब वो भी तो होगा जो आभासी होगा। अब आभासी कैसे होगा, देखिए आभासी प्रतिबिंब जैसे कोई आकृति किसी शीशे पर या किसी दर्पण पर बनी हुई है, तो क्या वो वास्तविक आकृति होगी। जैसे मान लीजिए हमने किसी वस्तु को सामने डायरेक्ट अपनी आंखों से देखा, तो वो क्या होगी, हमारी एक्चुअल इमेज होगी। और उस एक्चुअल इमेज को, जैसे अभी हम वीडियो बना रहे हैं, तो अभी वीडियो बनाते समय क्या हो रहा है कि जो हमारी इमेज है वो एक्चुअल इमेज इसमें आ रही है वीडियो में, लेकिन क्या आप उस वीडियो से दोबारा या उस वीडियो को दोबारा किसी इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। मान लीजिए अभी हम ये टी शर्ट पहने हुए हैं, थोड़ी देर में हम दूसरी पहन लें, तो ये एक ही बार तो कैप्चर होगा, ये आप वीडियो में तो चेंज नहीं कर पाओगे कि हमारी टी शर्ट बदल दो या हमें दूसरी टी शर्ट की जगह शर्ट पहना दो, ऐसा होगा नहीं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो जितनी भी वास्तविक इमेजेस हैं या वास्तविक प्रतिबिंब हैं, सिर्फ उन्हीं को पर्दे पर उतारा जा सकता है, आभासी को नहीं उतारा जा सकता। थोड़ी देर के लिए आप शीशे के सामने खड़े हो, परिवर्तन आप में किया जा सकता है, उस शीशे में बनने वाली आकृति में कोई परिवर्तन आप कर सकते हो, नहीं कर सकते। जब आप परिवर्तन अपने पे करोगे यानी वास्तविक प्रतिबिंब पर करोगे, तभी तो परिवर्तन आभासी पर होगा। तो वास्तविक जो प्रतिबिंब है ये पर्दे पर आ जाएगा, आप शीशे के सामने खड़े हो गए पर्दे पर आ जाओगे, या आप कहीं पर खड़े हो गए पर्दे के सामने आ जाओगे, इमेज में आ जाओगे, फिल्म में आ जाओगे। लेकिन आपकी जो शीशे में आकृति बन रही है वो इमेज में उतारी जा सकती है क्या, नहीं उतर सकती, क्योंकि वो उतारी भी जाएगी तो वो मूल रूप से क्या बन जाएगी, तो वो क्या होगी, वास्तविक से ही उतरेगी। तो इस चीज को उम्मीद है समझ में आ गया होगा, वास्तविक और आभासी। लेकिन अब इसको फिजिकल यानी फिजिक्स के बारे में कैसे समझें, कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो आप दो प्रकार के बताएंगे, एक वास्तविक और एक आभासी। अब इसको फिजिक्स में कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए, यदि किसी स्रोत से चलने वाली किरणें किसी तल से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु स्रोत पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा कहलाता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब। तो एक जरा हेडिंग डालिएगा, इसके बाद डेफिनेशन लिख लीजिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, इसमें लिखिएगा यदि किसी स्रोत से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी
तल से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, किसी स्रोत से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यानी जिस बिंदु पर वो मिल रही हैं, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि जिस बिंदु पर ये सभी अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश किरणें हैं जिस पॉइंट पर मिलेंगी, उस पॉइंट पर जो इमेज क्रिएट होगी वो वास्तविक होगी, यानी रियल इमेज होगी। इसी जगह दूसरी बात करें, अगर यहाँ मिलती हुई की जगह बोल दे कि जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, फैलती हुई प्रतीत होती हैं, तो जहां से फैलती हुई प्रतीत होंगी वही प्रतिबिंब आपका आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्दे पर किस प्रतिबिंब को उतारा जा सकता है या लिया जा सकता है। तो याद रखिएगा, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, जबकि जो आपका आभासी प्रतिबिंब है इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। तो नोट कर लीजिएगा जल्दी से दोनों में अंतर को। अभी हम लोग आगे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। फिलहाल अभी शॉर्ट में आप लोग एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा रेखीय आवर्धन के बारे में। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि रेखीय आवर्धन क्या होगा, दो चीजें आपको दे दे और पूछ ले कि रेखीय आवर्धन कितना होगा। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रखिएगा इसका एक फॉर्मूला होता है रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई। मान लीजिए कभी आपसे निकालने के लिए पूछ लिया जाए तो रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई और बटे वस्तु की लंबाई। डेफिनेशन में लिखेंगे तो बोल सकते हैं वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए पूछ लिया जाए वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा, रेखीय आवर्धन, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन।
तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। रेखीय आवर्धन या लीनियर मैग्निफिकेशन क्या कहलाता है? प्रतिबिंब की लंबाई का वस्तु की लंबाई के साथ अनुपात आपका रेखीय आवर्धन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा। अब नेक्स्ट आगे का पॉइंट देखते हैं। यहां से एक पॉइंट पूछा जाता है, यदि प्रतिबिंब की आकृति वस्तु की आकृति के बराबर हो जाए, यदि प्रतिबिंब की आकृति, क्वेश्चन पूछा गया, यदि प्रतिबिंब की आकृति या लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर हो तो आवर्धन कितना होगा। अब ये फार्मूला अगर नहीं मालूम है तो आपको दिक्कत होगी। इन दोनों का कोई भी आवर्धन कोई भी लंबाई हो, मान लीजिए इसकी लंबाई 10 है, इसकी लंबाई भी 10 है, काटेंगे कितना आएगा? एक ही तो आएगा। 20 हो तो भी कट जाना है, 50 हो तो भी कट जाना है, जो भी हो कट जाना है, और बराबर से कट के कितना आना है? एक आना है। तो वहां पर आप आंसर करेंगे, उसका आवर्धन सदैव कितना होगा? एक होगा। यदि प्रतिबिंब की आकृति और वस्तु की आकृति या प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों बराबर हों तो उनका आवर्धन एक होगा। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, ये कॉन्सेप्ट से पूछा गया क्वेश्चन है। किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा। जैसे इसमें आपका अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किसी समतल के हम सामने खड़े व्यक्ति के प्रतिबिंब कितनी उसका प्रतिबिंब को पूरा देखने के लिए कितना होना चाहिए अनुपात, या दो प्रतिबिंबों के बीच में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या जब उसका दोनों को समांतर पर रखा गया हो, या पूछा जाए कि दोनों को एक दूसरे से 90 अंश पर रखा गया हो, या पूछा जाए दोनों को एक दूसरे से 60 डिग्री पर रखा गया हो, 180 पे रखा गया हो, या कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन जिसमें आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि दो प्रतिबिंबों के दो दर्पण के बीच में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो कल की जो नेक्स्ट क्लास हम लोगों की होगी वो दर्पण से स्टार्ट करेंगे। पहले दर्पण पढ़ेंगे, इसके बाद उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या को पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हम लोगों का मानव नेत्र से संबंधित होगा कि नेत्र में कौन कौन से, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, कि मानव नेत्र से संबंधित रोग क्या है, उपचार क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में लेंस पे, कि किसी लेंस की फोकस दूरी इतनी है और उसे इतनी दूरी पर रखा गया तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यानी 1/f से जो आप निकालेंगे। तो ये हम लोग लगातार पढ़ेंगे। तो कल हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा दर्पण के बारे में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।